हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल क्लास में। आज हम इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपकी इंग्लिश और वोकाबलरी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो केवल और केवल एग्जाम के लिए ही यूजफुल नहीं है, बल्कि आपकी जो इंग्लिश का जो बेस है उसको एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा। मैं बात कर रहा हूं उस टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपकी हर कंपटीशन एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में भी अगर हम थोड़े बड़े सेंटेंस को यदि एक शब्द में हम समेट के रख दें तो वहां भी थोड़ा ये अट्रैक्टिव लगता है कि इंग्लिश में हम जो बड़े बड़े सेंटेंस का यूज करते हैं उन सेंटेंस की बजाय यदि हम एक छोटे से वर्ड का यूज कर दें तो वो हमारी इंग्लिश को एक अच्छा लेवल प्रोवाइड करवाता है, एक अच्छा लेवल से हमको ये प्रदान करता है कि इंग्लिश बच्चे की थोड़ी अच्छी है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वन वर्ड का मतलब होता है नहीं एकल शब्द। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी कि अपन को क्या कर दिया, कोई भी अपन का लंबा सेंटेंस है उसको मैंने एक शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। ये मेरा टॉपिक क्या कहलाया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाया। जैसे मैं आपसे कहूं जैसे मदर एंड फादर, यानी माता और पिता। अब इनके लिए मुझे केवल एक वर्ड में आंसर देना है, एक वर्ड इनके लिए बोलना है, तो मैं बोल दूंगा पेरेंट्स। क्या बोल दूंगा? पेरेंट। देखो कितना अच्छा लगा हमको, यानी वो कह रहे हैं माता और पिता आए हैं और हम उसी को एक वर्ड में हमने कह दिया कि यार उन लोगों के क्या है, पेरेंट्स आए हुए हैं, यानी फलाने बच्चे के पेरेंट्स आए हुए हैं। तो कितना अट्रैक्टिव लैंग्वेज हो गई, एक इंग्लिश को एक अच्छा मीडियम एक प्रदान हो गया हमारा कि एक ही शब्द में हमने कोई लंबे सेंटेंस को ना बोल करके हमने केवल उसका क्या है, एक वर्ड में ही हमने आंसर कर दिया। तो देखो कितना अच्छा हमारी वोकैबुलरी हो गई, कितनी अच्छी हमारी इंग्लिश की क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। और बात करें यहाँ से हमारे क्या कंपटीशन एग्जाम में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेकर के आया हूं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस सेशन में बने रहना, इस सेशन को लास्ट तक बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आपको इस सेशन के खत्म होते होते कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कई इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे जो काफी बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपकी फ्यूचर में आने वाली जो आपकी प्री एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल वो प्रूफ हो सकते हैं। तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आपको मैंने बता ही दिया कि आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन, यानी कोई लंबा सेंटेंस उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसमें? एक वन वर्ड में। तो निकल के आ गया मेरा टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी वोकैबुलरी से रिलेट करता है, वोकैबुलरी में से हमारा आता है। तो मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आपको सीधे टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपके लिए कुछ ये वन वर्ड्स देखना। पहला क्या कह रहा है आपसे, तो आपको क्या दिए होंगे एग्जाम में, आपको एक सेंटेंस दे दिया गया होगा और नीचे 4 वर्ड्स दे दिए गए होंगे। क्या दे दिए होंगे? नीचे 4 वर्ड्स आपको दे दिए गए होंगे। उन वर्ड्स में से आपको एक ऑप्शन क्या करना है, राइट आंसर आपको चूज करना है। सबसे पहले तो आपको जो सेंटेंस दे रखा है आपको उस सेंटेंस को उसको हिंदी ट्रांसलेट करना है कि हमसे इस सेंटेंस में पूछा क्या गया है और हम सेंटेंस में जवाब क्या देने वाले हैं। तो वो चीज आपको आनी चाहिए। यदि आप इनको रटने बैठोगे, रट आप कहां तक सकते हो, आप 100-200 कितने रट सकते हो, लेकिन एक चीजों को आप एक अच्छे लेवल से तैयार करो, उनको थोड़ा समझो, तो आप उनको फिर लाइफ टाइम भूलने नहीं वाले। आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएंगे बिल्कुल कि यार इसका आंसर ये निकल करके आएगा। ठीक है, यदि आप एक ही वन वर्ड को 2 से 4 बार अपने दिमाग में रिपीट करते हो कि ये इसका ये होगा, इसका ये होगा। मैंने आपसे कहा ए पर्सन हु टीचेज अस, एक पर्सन यानी व्यक्ति हु टीचेज, जो हमको पढ़ाता है, तो हमको पता लग गया टीचर है, लेकिन ये तो थोड़ा सिंपल मीडियम हो गया, इतने सिंपल हमको नहीं आते, वो थोड़े हमको हाई लेवल के वन वर्ड आते हैं। तो उनकी चर्चा आज मैं आपसे करने वाला हूं। देखना पहला, ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी क्या बना इसका, यानी एक पर्सन, एक व्यक्ति जो हमेशा क्या है, एक ब्राइट साइड देखता है, मतलब एक अपना चमकदार चीजों की ओर देखता है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, मतलब वो हरदम किसी चीज को क्या है, एक ब्राइटली तरीके से देखता है वो। ठीक है, डार्क साइड से नहीं देखता। किस साइड से देखता है?
ब्राइट साइड से देखता है तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या हो गया? आशावादी। क्या हो गया ऑप्टिमिस्ट का मतलब? यानी आशावादी। इज दैट क्लियर? तो अभी इस सेंटेंस को हम 2-3 बार यदि हमारे दिमाग में रिपीट करेंगे तो बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा। यानी ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, ऑप्टिमिस्ट। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं। ए पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस राइट्स। रिलीजियस राइट्स का मतलब जो होता है वो होता है हमारे जो धार्मिक, जो हमारे ग्रंथ होते हैं, धार्मिक जो हमारे रूल्स होते हैं ना, उनको उनके लिए परफॉर्म करता है। उनके लिए परफॉर्म कौन करता है बताइए? कौन होता है? वो पुजारी होता है। कौन होता है? यानी पूजा जो करता है। हमारे जो रिलीजियस राइट्स हैं, हमारे जो भी हमारे क्या है, जो रिलीजियस राइट्स हैं यानी धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे धार्मिक जो नियम हैं, ठीक है, उनको जो परफॉर्म कर रहा है, उनको जो फॉलो कर रहा है, उनकी जो उस पे चल रहा है, वो हमारे क्या कहला रहा है? वो हमारा कहला है प्रीस्ट। क्या कहला रहा है? प्रीस्ट। प्रीस्ट को हम क्या कह रहे हैं? पुजारी। क्या कह रहे हैं हम? पुजारी। बताइए यहां तक आपके बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यहां तक आपके बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लिखते कैसे हैं, किस तरीके से हमको प्रश्नों के आंसर करने होते हैं, ये सारी चीज आपको क्लियर होती जा रही है, नहीं होती जा रही है? बताइए फटाफट से, आप मुझे बताइए। ठीक है, अगला देखता हूं मैं। ए प्लेस वेयर वीज लाइव। वीज का मतलब क्या है? मधुमक्खियां। वीज का मतलब क्या है? मधुमक्खी। लाइव रहती हैं एंड स्टोर हनी। और स्टोर हनी यानी हनी मीन्स शहद। और वो शहद का क्या करती हैं? स्टोर करती हैं। शहद को स्टॉक करती हैं। कहाँ करती हैं? बताओ क्या कहलाएगा वो? बताइए क्या कहलाएगा फटाफट से। क्या कहा? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ए प्लेस वेयर बीज लाइव एंड स्टोर हनी। ठीक है, मधुमक्खियां जहां पर क्या करती हैं? अपने रहती हैं और अपने जो शहद है उसका क्या करती हैं? स्टॉक करती हैं, स्टोर करती हैं। वो मेरा कहलाएगा हाइव। हाइव हम बोलते हैं छत्ता को। किसको बोलते हैं? जो अपन का मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसको इंग्लिश में अपन कहते हैं हाइव। तो अब 2-3 बार आप इस वर्ड को याद करेंगे अपने दिमाग में, हाइव हाइव हाइव, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? अपने शहद का स्टोर करती हैं और जहां पे वो रहती हैं उसको हम हाइव बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए। इनविजिबल डिजीज जर्म्स फाउंड इन एयर वाटर एवरीवेयर। अब देखो, इनविजिबल डिजीज जर्म्स फाउंड इन एयर वाटर एवरीवेयर, ये मुझे एक सेंटेंस दे दिया गया। इसके नीचे मुझे आपके लिए क्या दे दिए गए? 4 मुझे क्या दे दिए गए? ऑप्शन दे दिए गए। तो मुझे उनमें से राइट आंसर चूज करना है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा। इनविजिबल माने, इनविजिबल माने यानी अदृश्य। इनविजिबल मीन्स अदृश्य। डिजीज मीन्स क्या हो गए? बीमारियां। डिजीज मीन्स क्या हो गई? बीमारियां। जम्स मीन्स यानी कीटाणु। जम्स मीन्स कीटाणु। फाउंड इन एयर, हवा में पाए जाते हैं। यानी ऐसे अदृश्य बीमारियों को पैदा करने वाले अपन के जम्स जो कहाँ पाए जाते हैं? एयर। एयर मीन्स हवा में पाए जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ पाए जा रहे हैं? वाटर यानी वो पानी में वो पाए जा रहे हैं। एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह वो पाए जा रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? हमारे वन वर्ड करना है हमको, वन वर्ड आंसर देना है। क्या कहला रहे हैं? वो हमारे बैक्टीरिया कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? वो हमारे बैक्टीरिया कहला रहे हैं। तो आई होप आपको टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते क्या है। काफी बार हमने पढ़ा है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा ही डिफिकल्ट टॉपिक हो। बट हमारी जो वोकैबुलरी है वो प्रैक्टिस से मजबूत होगी। किससे मजबूत होगी? प्रैक्टिस से मजबूत होगी। यदि हम चीजों को बार बार उनकी प्रैक्टिस करते हैं। वोकैबुलरी मतलब देयर आर नो रूल्स फॉर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के कोई रूल्स नहीं है कि हमको वोकैबुलरी जो है वो अनलिमिटेड है। वो ज्यादा से ज्यादा किससे याद होगी? हमारी प्रैक्टिस से, हमारे रिटर्न से वो ज्यादा हमारी वोकैबुलरी क्लियर होगी। वोकैबुलरी के लिए कोई रूल्स नहीं बने कि यार वन वर्ड करने के कोई रूल्स बने हो। ये तो हमारी खुद की सेल्फ डिपेंडेंट, हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिटर्न करते हो, कितना चीजों को लर्न करते हो, किस तरीके से आप चीजों को समझ पाते हैं। वो सारी कुछ आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कि आप जो है वोकैबुलरी को कितना समय दे रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। चीजों को रटने से कुछ नहीं होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जा करके वोकैबुलरी आपकी मजबूत होगी। ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए। समझ गए? वोकैबुलरी को मजबूत करने का सबसे जो अच्छा मीडियम वो है कि ज्यादा से ज्यादा हमको स्पेलिंग अगर याद होंगे ना तो हमारी वोकैबुलरी जो है वो हमारी मुट्ठी में होगी। ठीक है,
इस तरीके से कोई नियम नहीं बने कि किस तरीके, जैसे टेंस के नियम होते हैं, नरेशन के नियम होते हैं सर, इसी तरह वन वर्ड के कोई भी नियम होंगे नहीं। वन वर्ड हमको लर्न करने पड़ेंगे, हमको क्या करने पड़ेंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा करके वो क्या होंगे, हम उनको सही कर पाएंगे। ठीक है। ए पर्सन हु एक्ट्स एज ए जज इन ए गेम, ए पर्सन हु एज ए जज इन ए गेम। अब देखो आप देख पा रहे हो कि एक पर्सन है यानी व्यक्ति होता है हु एक्ट्स एज ए जज, यानी वो जज की तरह एक्ट करता है, जज की तरह क्या करता है, वो कार्य करता है इन ए गेम, गेम में। तो वो क्या कहलाएगा, मेरा दिख रहा है मुझे, एम्पायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, एम्पायर। एम्पायर को यदि मैं हिंदी में बात कहूं तो ये क्या कहलाएगा, मेरा निर्णायक। आपने देखा होगा यानी क्रिकेट खेलते समय जो पीछे जो एम्पायर होते हैं, कौन सी बॉल जो है वो वाइड है, कौन आउट है, कौन नो आउट है, वो सारे कुछ जो इंडिकेट करता है हमको, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एम्पायर होता है। तो यहाँ से वही बताया गया कि ये पर्सन हु एक्ट्स एज ए जज सॉरी इन ए गेम, वो क्या कहलाएगा, हमारा एम्पायर, वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो हमारा एम्पायर कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, अगला जो वो है देखना, ठीक है, देखो, रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स और प्लांट्स इनसाइड ए रॉक अर्थ, रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स और प्लांट्स इनसाइड ए रॉक अर्थ। ठीक है, क्या कहला रहा है देखना, रिमेन्स यानी शेष, जो पुराने एनिमल्स के जो अवशेष हैं, अपन के प्लांट्स के अवशेष हैं, इनसाइड यानी वो अंदर है, यानी रॉक यानी चट्टानों के, पृथ्वी के अंदर हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है साथियों, जीवाश्म। तो याद रखेंगे आप याद रखेंगे इस वन वर्ड को, क्या याद रखेंगे इसमें, याद रखेंगे आप कि जो ओल्ड एनिमल्स यानी जो हमारे पुराने मृत जो जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वो किसी चट्टान के नीचे दब गए, पृथ्वी के नीचे दब गए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, फॉसिल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फॉसिल्स। फॉसिल्स मींस क्या होता है हिंदी में, जीवाश्म। जीवाश्म किन्हें कहते हैं, हमारे जो लाखों करोड़ों वर्ष जो पहले जो मृत पेड़ पौधे थे हमारे, ठीक है, और जो मरे हुए जीव जंतु थे, वो हमारे जो दब गए पृथ्वी के नीचे, तो वो क्या कहलाए, हमारे फॉसिल्स, जीवाश्म कहलाए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए पर्सन एक व्यक्ति हु किल्स एनिमल्स, जो जानवरों को मारता है, एंड सेल्स देयर मीट, और उनके मांस को बेचता है। आप लोग सब जानते हो उसको हम बूचर बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बूचर, कसाई। क्या बोलते हैं उसको, कसाई। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप नोट भी कर सकते हो कॉपी में, बट ये आपको लर्न करना है चीजों को। मेरा जो उद्देश्य है वो आपको केवल और केवल सिखाना ही है। ठीक है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप डायरेक्टली देख रहे हो, आप किताब कॉपी लेके बैठे हो, लेकिन आपको इन चीजों को एक बार लर्न जरूर करना है। मेरा उद्देश्य है कि आपकी जो प्री बीएसटीसी की जो एग्जाम है उसमें आपके 20 के 20 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ठीक है, यानी 60 नंबर का उद्देश्य जो है वो मेरा है, आपको मेरा प्रयास है कि आप 60 में से 60 नंबर किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो आपकी इंग्लिश एग्जाम में, प्री बोर्ड, उसमें प्री बीएसटीसी में। ए पर्सन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर मीट, बूचर। ठीक है, कसाई जिसको हम बोलते हैं। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल माने यानी हमारे जो म्यूजिक होता है, इंस्ट्रूमेंट माने उपकरण, विच इज प्लेड बाय ब्लोइंग, ब्लोइंग का मतलब होता है जिसको हम हवा मार के बजाते हैं या फूंक मार के हम जिसको बजाते हैं, वो उपकरण हमारे क्या कहलाते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरई। ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, तुरई। जिनको हम क्या करते हैं, फूंक मारकर जिनको हम बजाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तुरई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो हमारे तुरई कहलाते हैं। इज दैट क्लियर। ठीक है, अगला देखेंगे। ए चार्ट ऑफ ए पर्सन प्लेनेटरी पोजीशन यूज फॉर टेलिंग फ्यूचर। ए चार्ट ऑफ पर्सन यानी एक पर्सन का चार्ट, पर्सन मतलब यानी किसी व्यक्ति का एक चार्ट पेपर। प्लेनेटरी पोजीशन यूज फॉर टेलिंग फ्यूचर, यानी प्लेनेटरी पोजीशन का मतलब है यानी जो उसकी शिशु अवस्था को बताता हो, और उससे क्या है, फॉर टेलिंग फ्यूचर, जिसको देख करके वो क्या बता देता है, फ्यूचर। अब सपोज दैट हिंदी में मैं आपके लिए इसको एक सीधा से बताता हूं। हम किसी
प्रेस्ट के पास गए, हम किसी पुजारी पंडित के पास गए और हमने कही सर इस बालक का क्या देखो, इसका फ्यूचर देखो या कैसा है, तो वो आपसे क्या कहेगा, इसकी जन्म कुंडली है क्या, जन्म पत्री है क्या। तो वही है ए चार्ट ऑफ पर्सन, यानी एक पर्सन का चार्ट, जिससे अपन क्या उसको देख करके उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या, हॉरोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको अपन, हॉरोस्कोप। क्या कहते हैं उसको अपन, हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है, हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है, हॉरोस्कोप का मतलब होता है जन्म कुंडली, जन्म पत्री, जन्म कुंडली, किसको बोलते हैं अपन, हॉरोस्कोप को बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, आया समझ में आपके। क्या कहा, ए चार्ट ऑफ ए पर्सन प्लेनेटरी पोजीशन यूज फॉर टेलिंग फ्यूचर। क्या कहला रही है मेरी, हॉरोस्कोप कहला रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जन्म कुंडली कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जन्म कुंडली कह रहे हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, सारे वन वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला जो वन वर्ड है, मनी डिमांडेड टू फ्री समवन। मनी डिमांडेड यानी पैसों की क्या की गई, डिमांड की गई, टू फ्री समवन किसी को फ्री करने के लिए, किसी को स्वतंत्र करने के लिए मनी की डिमांड की गई। सपोज दैट मुझे कोई किडनैप कर लेता है और मेरे घर वालों से मनी डिमांड करता है। किसकी डिमांड करता है, मनी डिमांड करता है पैसे में, उसको हम क्या कहेंगे, फिरौती। हिंदी में अगर बात करें तो फिरौती। अगर बात करें आप वन वर्ड की, इंग्लिश में हम कौन सा वर्ड यूज लेंगे उस पूरी लाइन के लिए, रैंसम। क्या वर्ड हमने इस्तेमाल किया, रैंसम। बताओ आपके समझ में आ रहा है। मनी डिमांडेड टू फ्री समवन यानी पैसों की डिमांड की गई, पैसों की मांग की गई, टू फ्री समवन किसी को फ्री करने के लिए, किसी को स्वतंत्र करने के लिए, वो मेरी क्या कहलाई, रैंसम कहलाई। याद रखेंगे इंग्लिश में क्या कहला रही है, रैंसम कहला रही है। क्या कहला रही है, रैंसम वो कहला रही है। इज दैट क्लियर? देखो दोबारा से देखो आप लोग कि रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स प्लांट इनसाइड रॉक एंड अर्थ क्या कहलाएगा, वो हमारा फॉसिल्स कहलाएगा। ए पर्सन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल देयर मीट क्या कहलाएगा, विचर कहलाएगा। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज प्लेड बाय ब्लोइंग, एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको फूंक मारकर बजाया जाता है, ट्रम्पेट हमारा कहलाएगा। ए चार्ट ऑफ ए पर्सन प्लेनेटरी पोजीशन यूज फॉर टेलिंग फ्यूचर यानी एक जो हमारा चार्ट है वो जिससे हम फ्यूचर बता सकते हैं किसी नवजात बच्चे का, शिशु का, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, जन्म कुंडली कहलाएगी। मनी डिमांड फॉर टू फ्री समवन यानी मनी की डिमांड कर रहे हैं किसी को स्वतंत्र करने के लिए, वो हमारी क्या कहलाएगा, रैंसम हमारा वो कहलाएगा। ओके चलिए। ए बिल्डिंग ऑन एज, ए बिल्डिंग ऑन एज यानी बिल्डिंग का एक किनारा, ऑफ ए प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड मतलब खेल के मैदान का, यूज बाय प्लेयर जो प्लेयर्स के द्वारा यूज किया जाता है, वो हमारा कहलाता है पैविलियन। वो मेरे साथियों मेरा क्या कहलाएगा, पैविलियन। ठीक है, जहां पर जो ऐसा एक मतलब वो प्लेग्राउंड टाइप से बना दिया जाता है, वहां पे वो जो प्लेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, खेलते हैं, यानी मनोरंजन एक आरामदायक जो होता है चैम्बर सा, उसको हम बोलते हैं पैविलियन। ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द मुस्लिम्स। अगर मैं हिंदी की मैं बात करूं इसकी, हिंदी में तो हर कोई मुझे बता देगा कि सर इसका मतलब क्या है। ए प्लेस एक ऐसा स्थान, वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा, और फॉर द मुस्लिम्स यानी मुस्लिम जहां पे पूजा करते हैं वो क्या होती है, मॉस्क्यू। क्या होती है मेरे साथियों, मॉस्क्यू। याद रखेंगे मॉस्क्यू को क्या कहते हैं अपन, मस्जिद। क्या कहते हैं, मस्जिद। अब मुझे आप फटाफट से एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ए प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द हिंदूज। हिंदू, फटाफट से कमेंट में मुझे इसका आंसर आप लोग करेंगे। इस वन वर्ड का आंसर जो है आप फटाफट से आप मुझे कमेंट करेंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द हिंदूज यानी जहां पर लोग हिंदू जो लोग होते हैं वो पूजा करते हैं, वो प्लेस कौन सा होता है, वो स्थान क्या कहलाता है। इसके बारे में आप लोग कमेंट में फटाफट से आंसर देंगे। वेरी सिंपल वन वर्ड है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चल रहे हैं। हेवनली बॉडीज लाइक अर्थ, मार्स, वीनस, जुपिटर्स दैट मूव अराउंड द सन यानी अपन की क्या होती है, जो ये जो पृथ्वी है मतलब यानी हेवनली बॉडीज यानी जो हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, क्या है, जैसे अर्थ हो गया, मार्स हो गया, विनस हो गए, जुपिटर हो गए, है ना, अराउंड चारों ओर सन के घूम रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्लेनेट। बोलते नहीं बोलते हैं इनके प्लेनेट, ग्रह उपग्रह जो होते हैं अपन के। ठीक है, यही तो हमारे चक्कर लगाते हैं। तो वन वर्ड अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ग्रह, प्लेनेट। शेल्टर और हाउस वेयर वर्ड्स लिव एंड ले एक्स। शेल्टर, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, शरण, और हाउस या घर, वेयर वर्ड्स जहां पे वर्ड्स यानी जो पक्षी होते हैं अपन के, लिव रहते हैं, एंड ले एग्स और अंडे देते हैं।
इसको 6 क्लास का बच्चा बता देगा। यदि मैं हिंदी की अगर बात करूं, नेक्स्ट मीन्स होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला। अगर सर हमको हिंदी का पता लग गया तो हम आसानी से वन वर्ड कर देंगे, बट मेन प्रॉब्लम तो यही है भाई, अपन को जो लाइन दी गई है, हमको जो सेंटेंस दिया गया है, उसका हिंदी ट्रांसलेट तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि जो प्रश्न है, जो हमारा जो वन वर्ड है, वो पूछा किसका जा रहा है भाई। हमको पता है आंसर तो नेक्स्ट होगा। यदि मैं हिंदी में तुमसे मैं बात करूं, मैं किसी चौथी क्लास के बच्चे से पूछ लूंगा, मैं उससे कह दूंगा कि बेटा ये बताओ मुझे कि एक ऐसा स्थान जहां पर जो पशु पक्षी रहते हैं, अंडे देते हैं और वो रहते हैं, वो फटाक से बता देगा क्या घोंसला है गुरु जी इसका, तो ठीक है। बट यदि मैं उससे बात करूं इंग्लिश की कि शेल्टर और हाउस वेयर बर्ड्स लिव एंड ले एग्स, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा गुरु जी का पूछ लिया तुमने, ठीक है। लेकिन आंसर क्या होगा? नेक्स्ट, है ना। तो बेटा यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप थोड़े, अब आप थोड़ा, आप 12th पास हो चुके हो, आपका लेवल थोड़ा हाई हो चुका है, अपने दिमाग को थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, इस तरीके से अपने दिमाग को डिजाइन करो अब कि चीजें आपके समझ में आने लगे। प्रैक्टिकली ज्यादा आप दिमाग का यूज कीजिए अपने का बजाय रखने के, समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा माइंड का कॉमन सेंस आप यूज करिए कि 4 ऑप्शन मुझे दिए गए, उनमें से सॉरी, कौन सा ऑप्शन मेरा होगा, कौन सा नहीं होगा, ऐसे नहीं कि जो भी तुक्के में चेप दिया, ठीक है। चलो, ए हाईली स्किल्ड मैकेनिक, ए हाईली स्किल्ड मैकेनिक मतलब एक बहुत बड़ा स्किल वाला मैकेनिक क्या कहलाएगा? टेक्नीशियन। क्या कहलाएगा? अपन का टेक्नीशियन वो कहलाएगा। मतलब ये हाईली स्किल्ड मैकेनिक, मतलब जिसकी बहुत जो अच्छी हाईली स्किल्ड मैकेनिक है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? टेक्नीशियन कहलाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हमारे, ठीक है। अब हमें देखते हैं वन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री। वन, इसको तो बता देंगे आप लोग, इसका तो ट्रांसलेशन इजी है कि वन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री। हम काफी, हमने मूवीज वगैरह में भी सुना है फॉरेनर फॉरेनर, ठीक है, हम भी बोलते हैं अरे तो फॉरेनर है, कहीं हम विजिट करने गए, कहीं घूमने गए, तो जो अंग्रेज वहां पे आते हैं तो हम कहते हैं ना अरे तो फॉरेनर है। फॉरेनर मतलब विदेशी, फॉरेनर मतलब विदेशी। तो वन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री यानी कि एक व्यक्ति जो क्या होते हैं, अनदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, अन्य देश से आते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? विदेशी कहलाते हैं। फॉरेनर आ गए सर, ये तो हमारे क्या है? फॉरेनर है। वो क्या कहलाएंगे? हमारे विदेशी। क्या कहलाएंगे? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल ऑफ डूइंग कैलकुलेशन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। सर ये बड़ा सा सेंटेंस क्या बोल दिया आपने, बट जब हम इसके ऑप्शनों को देखेंगे तो हमको आंसर का एनालिसिस हो जाएगा। ये यार सेंटेंस क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा सेंस निकालने की कोशिश करेंगे हम कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, यहां तक मुझे समझ में आया। कैपेबल ऑफ डूइंग, कैपेबल मतलब यानी वो समर्थ है, ऑफ डूइंग मतलब करने के लिए, कैलकुलेशन मतलब गणना, गणना इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। यदि कंप्यूटर ऑप्शन में ना दे रखा हो तो मुझे मोबाइल फोन दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? मोबाइल फोन मुझे दे रखा होगा, ठीक है। जैसे मुझे 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है, 4 ऑप्शन मुझे दे दिए गए, सपोज दैट ये मेरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसके मुझे 4 ऑप्शन दे दिए गए। जैसे पहले पे दे दिया मुझे पेन, दूसरे पे दे दिया मुझे टेबल, एट थर्ड जो ऑप्शन मुझे दे दिया वो दे दिया बुक्स, एट लास्ट हमको दे दिया कंप्यूटर, ठीक है। तो आसानी से मेरे दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि गुरुजी प्रश्न पूछ रहा है, मेरा जो सेंटेंस वो कह रहा है उसका सेंस निकल रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बहुत ही कम समय में गणनाओं को कर देती है, बहुत ही कम समय में गणनाओं को सॉल्व कर देती है, वो मेरा क्या कहलाती है? वो मेरा कंप्यूटर कहलाती है। यानी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये कंप्यूटर भी, ठीक है। समझ गया मेरी बात? ठीक है। तो कंप्यूटर ना होगा तो हमारा मोबाइल मोबाइल फोन आएगा। अब आप बात करें मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्या? बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चार्जेबल डिवाइस है। उसको हर समय हम यदि बिजली में लगा के नहीं रखते, लेकिन उसको बिजली की आवश्यकता तो होती है, लेकिन फर्स्ट जो आप प्रायोरिटी दोगे वो किसको दोगे? कंप्यूटर को दोगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हाँ, मोर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज बिटवीन, ये यहां तक ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। आप यहां से देखोगे एज बिटवीन 13 टू 19 ईयर्स, एज बिटवीन 13 टू 19 ईयर्स।
सर ये तो हमने सुना सुना लग रहा है। सर इसको साइंस में किशोरावस्था तो नहीं कहते क्या? हाँ किशोरावस्था कहते हैं, बट इंग्लिश में क्या कहेंगे मेरे लाडलो, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एज बिटवीन, यानी उम्र है हमारी किस किसके मिडिल में, 13 to 19 ईयर्स, यानी 13 से 19 वर्ग के जो लोग होते हैं, 19 वर्ष के बीच वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, अब वन वर्ड करना है आपको, क्या करना है? वन वर्ड करना है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं जैसे किशोरावस्था किशोरावस्था किसे कहते हैं? आप कहोगे सर 13 से 19 के बीच, जो बीच वाले जो आयु लोग, बीच के जो आयु वाले लोग होते हैं उनके बीच में आने वाली जो हमारी अवस्था होती है वो हमारी क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। अब आपने जो इतनी बड़ी लाइन बोली उसके लिए आपने एक शब्द यूज कर दिया, किशोरावस्था चल रही है, किशोरावस्था, तो वन वर्ड हो गया भाई। इतनी बड़ी सेंटेंस को हमने एक वर्ड में समेट के रख दिया, क्या हो गया? वही तो हमारा वन वर्ड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारी टीनेज। टीनेज को हम क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। बताओ यहां तक आपके रटा नीरा चीजों को मेरे साथियों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप रटिए, आप समझिए। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, टीनेज हो गई वो हमारी, क्या हो गई? टीनेज हो गई। बिल्कुल दिमाग पे लोड नहीं लेना, रिलैक्स होकर के आपको चीजों को सीखना। जितना रिलैक्स होकर के आप सीखेंगे ना उतना ज्यादा आप लर्न कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। बट दिमाग में एक हाईली डिप्रेस होके कि यार मुझे बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है, मुझे नंबर लाना है, और एक आप अनडायरेक्शनली उसमें चलते जा रहे हैं, है ना, एक सटीक तरीके से आप तैयारी करिए, हो जाएगा। ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, ए पर्सन, सर इसका ट्रांसलेशन तो मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ए पर्सन हु डजंट ड्रिंक एल्कोहल, एल्कोहल मीन्स होता है शराब, एल्कोहल मीन क्या होता है? शराब। यानी एक व्यक्ति जो शराब नहीं पीता हो, अल्कोहल का सेवन नहीं करता हो, तो आप उसको ये सोच लीजिए वो कहलाएगा टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब होता है टी, टी से रिलेट कर लो यानी चाय, टी से रिलेट कर लो आप चाय, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब क्या होता है? यानी वो क्या है? नशा मुक्त है, बिल्कुल। कैसा है वो? नशा मुक्त है वो। कैसा है? नशा मुक्त है। यानी ए पर्सन हु डजंट एल्कोहल, यानी हु डजंट ड्रिंक एल्कोहल, सॉरी, ए पर्सन हु डजंट ड्रिंक एल्कोहल, यानी एक पर्सन जो अल्कोहल को क्या नहीं करता है? ड्रिंक नहीं करता है, अल्कोहल का सेवन नहीं करता है। तो आप कह लेना यार अल्कोहल नहीं पीता तो क्या पीता है? चाय पीता है। वो क्या पीता है? चाय। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा वे है टी टोटलर। क्या है? टी टोटलर। ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, जो वन वर्ड होगा इसका क्या होगा? टी टोटलर। दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। दैट विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम एंसिएटर्स, एंसिएटर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वज, पूर्वज के द्वारा जो हमको इनहेरिटेज किया गया है, जो हमको विरासत में मिला है, उसको हम बोलते हैं हेरिटेज। अगर हेरिटेज आपको शब्द नहीं दिया तो उसको बोलते हैं हम एनेस्ट्रल। इन दोनों का मतलब है, यानी उनको हम बोलते हैं विरासत, यानी जो हमको हमारे पूर्वजों से मिली है उसको हम क्या बोलते हैं? विरासत ही तो कहते हैं। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्लास को एंजॉय कर पा रहे होंगे। मैं बिल्कुल बोरिंग वे से आपको नहीं पढ़ा रहा कि सर तो बिल्कुल बोरिंग रूप से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंग वे में सीखना है। चलिए, वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट। ठीक है सर, मुझे यहाँ तक समझ में आ गया। वन हु कैन नाइदर रीड, रीड माने सर पढ़ना होता है। ठीक है, मेरे यहाँ तक समझ में आ गया। रीड नॉर राइट, राइट मीन्स लिखना होता है, ये भी मेरे समझ में आ गया। तो मैं यहाँ तक रिलेट कर सकता हूँ वन हु कैन नाइदर रीड नॉर, एक पर्सन जो लिख नहीं सकता और क्या नहीं कर सकता? वो पढ़ नहीं सकता, क्या कहलाएगा? अरे अनपढ़ कहलाएगा दोस्तों, अनपढ़। क्या कहलाएगा वो? अनपढ़ कहलाएगा, इलिटरेट। तो वो अनपढ़ निरक्षर वो कहलाएगा। बताइए समझ में आ रहा है? ए पर्सन हु, ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना तो पढ़ सकता ना वो लिख सकता, क्या कहेंगे हम उसको? उसको हम कहेंगे अनपढ़ है ये, यार इसको तो कुछ नहीं आता, ये ना तो लिख सकता है, ना ये पढ़ सकता है, ना बोल सकता है, तो निरक्षर है, अंगूठा टेक है ये तो बिल्कुल ही। तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलिटरेट। याद रखेंगे आप, इलिटरेट। ठीक है, 2-3 बार आप अपने मुंह से बोलोगे तो आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। ठीक है,
वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, सर मुझे इतना पता लग रहा है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास और गॉड का मतलब होता है मेरे भगवान। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं करता, भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको हम बोलेंगे एथिस्ट। एथिस्ट मीन्स नास्तिक। क्या बोलेंगे उसको हम? एथिस्ट, नास्तिक। चलिए आगे चलते हैं। द लाइफ ऑफ स्टोरी ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी अपने जीवन की कहानी, अपने जीवन की कहानी। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैं इनको सिंपल वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे हिंदी टर्म्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब डायरेक्ट इंग्लिश याद नहीं होती, बट हम जब उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं ना तो चीजें याद हो जाती हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, डायरेक्टली आप इनको समझ सकते हो। द लाइफ स्टोरी यानी जीवन की कहानी, एक पर्सन यानी किसी व्यक्ति की, रिटन बाय हिमसेल्फ जो उसके स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जो उसके किसके द्वारा लिखी जाती है? स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, उसको हम बोलेंगे बेटा ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलेंगे उसको हम? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को अपन हिंदी में कहेंगे आत्मकथा, आत्मजीवनी। यानी जो पहले जो अपन के कवि वगैरह होते थे वो अपने जीवन की कहानी को स्वयं लिखते थे, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑटोबायोग्राफी। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अगले उस पे चलते हैं। सब्सटेंस हैविंग पावर टू डेस्ट्रॉय जम्स, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना, नष्ट करना, और जम्स मतलब क्या हो गए? कीटाणु हो गए। क्या हो गए मेरे? कीटाणु। यानी किसी में सब्सटेंस मतलब कोई ऐसा पदार्थ है अपन का जिसमें पावर है टू डेस्ट्रॉय जम्स को, यानी जम्स को डेस्ट्रॉय करने की जिसमें पावर है, वो मेरे क्या कहला रहे हैं? जर्मिसाइड कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं? जर्मिसाइड। जर्मिसाइड का मतलब क्या होता है? कीटाणु रोधी, कीटाणुनाशी। क्या कहला रहे हैं वो? कीटाणु रोधी, जीवाणुनाशी। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए अगले वन वर्ड पे हम चलते हैं। दैट विज इन इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जहां तक अप्रोच ना किया जा सके, मतलब जहां तक पहुंचा ना जा सके, अगम्य, इनएसेसिबल। क्या कहलाएगा वो हमारा? इनएसेसिबल। चलिए अगले वन वर्ड पे हम चलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी रीड, दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके, इलिजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके, क्या कहलाएगा वो? इलिजिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। इलिजिबल का मतलब क्या हो गया? अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, वो मेरा क्या कहलाएगा? इलिजिबल कहलाएगा। ओके। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, हु नोज जो जानता है, मैनी लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज का मतलब होता है अनेक भाषाएं, एक व्यक्ति जो अनेक भाषाएं जानता है, क्या कहलाएगा? लिंग्विस्ट। क्या कहलाएगा वो? लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट को हम अगर हिंदी में बात करें तो हमें कह देंगे इसको बहुभाषावादी। क्या कह देंगे हम उसको? बहुभाषावादी। लैंग्वेज से रिलेट कर लेना लिंग्विस्ट, लैंग्वेज से रिलेट कर लेना लिंग्विस्ट। ठीक है। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, यानी एक व्यक्ति जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, क्या कहलाएगा मेरा? वो लिंग्विस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिंग्विस्ट कहलाएगा। कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि वन वर्ड नाम आते ही वो ऐसे सिंपल सिंपल से वन वर्ड की इमेजिनेशन करने लगते हैं, जैसे हम 6, 7, 8 में हमको आते थे कि ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, ए पर्सन हु कैन नॉट लिसन। ठीक है, ऐसे तो ए प्लेस वेयर वी गो टू रीड। ठीक है, ऐसे सिंपल से वन वर्ड को एक्सप्लेनेशन करने लगते हैं, उनकी इमेजिनेशन करने लगते हैं कि यार वन वर्ड तो बहुत सरल होते होंगे, सरल हैं, बट बेटा वो थोड़े लेवल के आते हैं, इसलिए हमको क्या वो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन है तो सेम वही पैटर्न कि वो एक लंबा सेंटेंस, उसके लिए हमने एक वर्ड रख दिया ओनली। देखिए, वर्ड्स विच मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वर्ड्स यानी जो पक्षी होते हैं, वर्ड्स जो पक्षी होते हैं
वो मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनोदर, एक कंट्री से जो अनोदर कंट्री में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपन के, माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का मतलब क्या होता है, प्रवासी पक्षी वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अपन, वो अपन के प्रवासी पक्षी। और उनकी जो प्रवास करने की जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं माइग्रेशन, प्रवासन। ठीक है, यानी अपन देखते हैं, यानी अपन के जब कई देशों में क्या होते हैं, उनके हालात अपोजिट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां से मूव कर जाते हैं और किसी अनोदर कंट्री में अपने आप को सेव करने के लिए आ जाते हैं, फिर वापस से क्या है, अपने ही कंट्री में वापस लौट जाते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं माइग्रेटरी। उनको हम वन वर्ड कहेंगे तो क्या कहेंगे, माइग्रेटरी कहेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, माइग्रेटरी। और उसको हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन। ए रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल पार्टी। ए रिटर्न डिक्लेरेशन, रिटर्न डिक्लेरेशन का मतलब होता है यानी कि स्वयं के द्वारा लिखित, स्वयं के द्वारा लिखित। डिक्लेरेशन मतलब यानी घोषणा करने वाला एक पत्र। ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, कोई गवर्नमेंट है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा लिखा गया, उसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो को मतलब होता है स्वयं के द्वारा लिखित जो घोषणा पत्र, उसको अपन बोलते हैं ना एफिडेविट जो बोलते हैं, यानी जो घोषणा करता है कि मैं ये कार्य की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं फलाने कार्य की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो उसको अगर हम इंग्लिश में वन वर्ड करेंगे तो वो आएगा हमारा मैनिफेस्टो। वो हमारा क्या आएगा, मैनिफेस्टो। इज दैट क्लियर? आगे अपन चलते हैं। ए बॉडी थ्रू विच लाइट कांट पास। ए बॉडी थ्रू यानी क्या, विच लाइट कांट पास, जहां से लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, जहां से प्रकाश गुजर नहीं सकता, वो हमारा कहलाएगा ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब होता है क्या, अपारदर्शी। ओपेको का मतलब क्या होता है, ओपेक्यू का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, इसको तो हम बेसिकली जानते ही हैं, इसका हम सेंस भी निकाल सकते हैं। ए वोमेन हुज हस्बैंड यानी जिनके क्या हो गए, पति, इज डेड यानी जिनके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिनके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब हम क्या, जो हम अपनी जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या बार बार कि यार इनके पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई। हम हमारे जो ग्रामीण में देखते हैं तो जो महिला होती है केवल एक वर्ड का यूज करती हैं कि ये क्या है, विधवा है। क्या है ये, विधवा है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, विडो। क्या बोलेंगे हम उनको, विडो बोलेंगे। यानी ए वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, हुज हस्बैंड इज डेड, वो कहलाएंगे हमारी विडो यानी विधवा। अब बात करते हैं सर ये तो फीमेल्स की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई, ऐसे कई सारे मैन भी तो होंगे जिनकी जो है पत्नी मर गई होगी, तो जरूरी थोड़ी हमेशा पति मरेगा, पत्नी भी तो मर चुकी होगी, तो उनको हम बोलेंगे विडोअर। क्या बोलेंगे उनको हम, विडोअर। विडोअर को अपन अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में भी आप याद रख सकते हो, विदुर बोलते हैं। हिंदी में भी पूछ सकते हैं कि यानी एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो, उसका जो वन वर्ड आपसे पूछ ले, एक शब्द पूछ ले, तो वो क्या होगा, विदुर। क्या होगा, विदुर। बट इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या कह रहे हैं, विडोअर। ठीक है, चलिए। ए प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, बिल्कुल इजी है। ए प्लेस एक ऐसा स्थान, वेयर बर्ड्स यानी जहाँ पक्षी और एनिमल्स हमारे जो जीव जंतु, आर केप्ट का मतलब है रखे जाते हैं, तो जू। जू मीन्स हम जानते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, जू, चिड़ियाघर। ठीक है। वन हु लिव्स ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली। वन यानी कोई व्यक्ति है, हु लिव्स यानी वो रहता है, ओनली फ्रूट्स पे डिपेंड और वेजिटेबल्स पे डिपेंड ओनली, यानी एक पर्सन जो केवल फलों पे और वेजिटेबल्स पे ही डिपेंड रहता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वेजिटेरियन। हम अपने इंग्लिश में भी क्या, हिंदी में भी अपन इसकी टर्म्स को बहुत यूज करते हैं। ये तो वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन है, इसको हम अगर हिंदी में बोले तो ये होगा हमारा शाकाहारी। क्या होगा, शाकाहारी होगा। यानी वन हु लिव्स ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ओनली क्या कहलाएगा हमारा, वेजिटेरियन वो कहलाएगा। ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ ए थिंग, वो होगा हमारा पेसिमिस्ट। क्या होगा, हमारा पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, एक ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट यानी जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है। ठीक है, ब्राइट साइड को देखता है वो हमारा होता है ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। लेकिन जो हमेशा अपनी डार्क साइड को देखता है, ऑलवेज हमेशा डार्क साइड पे ही फोकस करता है, होता है पेसिमिस्ट। इसको हम बोलते हैं निराशावादी। उसको हम क्या बोलते हैं, निराशावादी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, निराशावादी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये था आज हमारे कुछ वन वर्ड थे। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए और अच्छे वन वर्ड लेकर के आएंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, तो आप जो हमारी जो वीडियो की जो लिंक होती है उसको आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके भाई बहन जो हैं वो प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप हमारे चैनल को प्राथमिकता दे सकते हैं। उनके लिए आप हमारे चैनल की जो लिंक है उसको भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।